मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगा। चैप्टर फर्स्ट है परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में रैशनल नंबर्स बोलते हैं। उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं वैसे तो आज का चैप्टर है, लेकिन मैं आपको पहले इससे पहले की जो बातें हैं वो बताना चाहूँगा, जिन्हें हम अब से पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो प्रकृति में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद बात आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनमें प्रकृत संख्याओं में जीरो भी सम्मिलित हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये सभी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक वे सभी संख्याएं जो हमारी पूर्ण संख्या है और इन सभी के जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 0, 1, 2, 3, 4 अनंत, ये तो पहले ही आ चुकी हैं। इनके विपरीत -1, -2, -3, -4 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सभी संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्या, जो हमारा इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1/2, 3/4, 5/6, 8/9, इस 2, 3, ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि ये सभी संख्याएं P/Q के रूप में लिखी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्याएं थी। तो चारों संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। इससे आगे अब हम इन संख्याओं के गुण धर्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गुण आता है समवृत्त गुण। अब समवृत्त गुण किस किस संख्याओं के साथ होते हैं, उसके बारे में मैं एक सारणी के माध्यम से चर्चा करूंगा। तो अब हम इन सभी संख्याओं के गुण धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला गुण जो होता है वो है समवृत्त गुण। समवृत्त गुण क्या होता है? सबसे पहले प्राकृत संख्या के लिए बात करते हैं। जब किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योगफल एक प्राकृत संख्या ही आना चाहिए, और हमेशा ऐसा होता है। इसीलिए हम प्राकृत संख्याओं के लिए योग के अंतर्गत समवृत्त होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। कोई भी आप दो प्राकृत संख्या लीजिए, a+b, जो आंसर आएगा वो हमारा एक प्राकृत संख्या ही आना चाहिए। जैसे मैंने 3 + 5 लिया, दोनों प्राकृत संख्या थी, दोनों का जोड़ आया 8। 8 भी हमारा क्या है? एक प्राकृत संख्या है। आप कोई भी दो प्राकृत संख्या लीजिए और उनको जोड़ के देखिए, तो उनका जोड़ हमेशा एक प्राकृत संख्या ही आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत्त होती हैं। तो हम इस गुण के लिए हाँ लिख देते हैं। अब प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के लिए समवृत्त है या नहीं? व्यवकलन मतलब घटा। घटा के लिए प्राकृत संख्याएं समवृत्त होती है या नहीं होती है, इसके लिए हम चेक करते हैं। हम कोई भी दो
प्रकृत संख्याएं लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 9 और 20 हमने ये ले लिया। अब हम 9 घटा 20 जब करते हैं तो हमारा आंसर आएगा -11, और -11 एक प्रकृत संख्या नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि प्रकृत संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। तीसरी बात, गुणन के अंतर्गत प्रकृत संख्याएं क्या गुण दर्शाती हैं। जब हम किन्हीं भी दो प्रकृत संख्याओं की गुणा करते हैं तो जो हमारा गुणनफल आता है, यदि वो प्रकृत संख्या आता है तो हम कहेंगे कि प्रकृत संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 5 गुना 6 करता हूं तो 5 छाम 30 आता है, या 12 गुना के 4 करते हैं तो 12 चौक 48 आता है। दोनों संख्या ही हमारी प्रकृत संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकृत संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत होती हैं। अब बात आती है भाग के अंतर्गत। भाग के अंतर्गत प्रकृत संख्याएं संवृत होती है या नहीं, हम चेक करते हैं। हम कोई भी दो प्रकृत संख्या लेते हैं। उदाहरण के तौर पर 8 भाग 10, कोई भी दो प्रकृत संख्या ले ली हमने और उनको भाग किया तो यहाँ पर आंसर आएगा 8/10। मैं कहने का मतलब 4/5। 4/5 प्रकृत संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे कि प्रकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होती। इस तरह अब हम पूर्ण संख्याओं को चेक करेंगे कि वो योग के अंतर्गत संवृत है या नहीं है। इसी तरह जैसे कोई भी दो पूर्ण संख्या लीजिए, 0 और 1, इनको मैं जब जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 1, और 1 क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है। 7 जमा 5 12, 12 क्या है, हमारा एक पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत होती है। अब हम व्यवकलन के अंतर्गत चेक करेंगे। कोई भी दो पूर्ण संख्या लीजिए, 8 और हमने ले लिया 13, तो क्या 8 - 13 है, आंसर आएगा घटा 5। क्या ये एक पूर्ण संख्या है? नहीं, -5 पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं होती। व्यवकलन का मतलब होता है घटा। गुणन के अंतर्गत चेक करते हैं। कोई भी दो पूर्ण संख्या लीजिए, 4 और 6, जब इनकी गुणा की जाती है तो आंसर आता है 24। और कोई लीजिए 9 गुना के 13, 13 9 117, 117 भी पूर्ण संख्या है, तो हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत है। इसी तरह अब भाग के अंतर्गत चेक करेंगे। अब हम कोई भी दो पूर्ण संख्या लेकर उन्हें भाग करने की कोशिश करेंगे। जैसे 1 और 0 ले लिया हमने, तो 1 भाग 0 हमारा जो आंसर आएगा ये परिभाषित नहीं होता, मतलब कि परिभाषित नहीं है, अर्थात ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। अब हम इसी गुण को पूर्णांकों के लिए देखते हैं। अब कोई भी दो पूर्णांक लीजिए, -5 और +4 ले लिया, जब इनकी जमा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -1, जो कि एक पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत होते हैं। आप यहाँ पर कोई भी दो पूर्णांक ले सकते हैं, कोई भी दो पूर्णांक, और उनके आप जमा करके जब चेक करोगे तो हमेशा आंसर एक पूर्णांक ही आएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत होते हैं। अब हम व्यवकलन के अंतर्गत चेक करेंगे। हमने कोई भी दो पूर्णांक लिए, माना -7 और -13, जब इनकी हम घटा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पर +6, जो कि एक हमारा पूर्णांक है। तो पूर्णांक जो होते हैं वो व्यवकलन के अंतर्गत भी संवृत होते हैं। अब हम पूर्णांकों को गुणन के अंतर्गत चेक करेंगे। पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत होते हैं या नहीं होते हैं। कोई भी दो पूर्णांक लिया,
8 और प्लस के 5, तो आंसर आएगा हमारा माइनस का 40, जो कि एक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समवृत होते हैं। अब हम पूर्णांकों की भाग के अंतर्गत चेक करेंगे कि समवृत है या नहीं। कोई भी दो पूर्णांक लीजिए, +8 भाग प्लस माइनस के 10, तो आंसर आएगा हमारा माइनस के 4/5, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत समवृत नहीं होते। इसी तरह अब हम चेक करेंगे परिमेय संख्याओं के लिए। परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत होती हैं या नहीं होती हैं। कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए, परिमेय संख्या क्या होती हैं? जो p/q के रूप में होती है, जैसे कि 3/4, 5/6। इस तरह जब हम इनको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा एक परिमेय संख्या। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत होती हैं। इसी तरह अब व्यवकलन के अंतर्गत चेक करेंगे, घटा के अंतर्गत चेक करेंगे। कोई भी दो परिमेय संख्या लेते हैं, कोई a और हमने b लिया, तो जो आंसर आएगा वो परिमेय संख्या ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत भी समवृत होती हैं। इसी तरह जब हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं की गुणा करते हैं, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं की गुणा करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो परिमेय संख्या ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणा के अंतर्गत समवृत होती हैं। अब हम भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याओं को चेक करेंगे। तो परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत होती है या नहीं होती है। हम कोई भी दो परिमेय संख्या लेते हैं, 1/2 भाग 2, तो जो आंसर आएगा वो परिमेय संख्या आएगा। और केस लेते हैं, हमने लिया 5/0। अब यहां जो आंसर आएगा वो आएगा परिभाषित नहीं है। इसीलिए सभी केसों के लिए परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत नहीं है। तो हम अंत में ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत नहीं है। मैं एक बार दोबारा से बता दूं आपको कि हम जब कोई भी दो परिमेय संख्या लेते हैं और उनकी भाग करते हैं, ज्यादातर केसों में तो परिमेय संख्या आता है, लेकिन कुछ केसों में परिमेय संख्या नहीं आता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत नहीं होती है। धन्यवाद।